नमस्कार। आज 17 जनवरी 2026 कुछ न्यूज़ अपडेट्स हमने एक सेपरेट वीडियो में महाराष्ट्र की सिविक पोल की डिस्कशन कर लिया है। ये उसकी सिवा जो और न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जुडिशरी ने कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्डर कल पास किया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला, एक सुप्रीम कोर्ट ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने जो मुकुल रॉय पहले बीजेपी की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर लिया था, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया था कोलकाता हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। मैं ये इस बात को, एक क्लियर इलेक्शन लॉज हैं, वो स्टेट स्पेसिफिक क्यों सुप्रीम कोर्ट ऐसे करता है ये समझना थोड़ा मुश्किल है। आप एक पार्टी की इलेक्शन सिंबल में इलेक्शन जीतते हैं, अब कोई और पॉलिटिकल पार्टी चेंज करेंगे तो उसको, उनकी सदस्यता रद्द हो जाना चाहिए। उसमें कोई इफ एंड बट थोड़ी है, वो पार्टी के खिलाफ तो जा ही रहे हैं। आप बीजेपी की इलेक्शन सिंबल में इलेक्शन जीते हैं, इसको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली एक सुप्रीम कोर्ट को एक डायरेक्टिव निकालनी चाहिए और बड़ा क्लियर है ये। परंतु तब भी इन चीज़ों को डिस्कस, एक ऑर्डर यही है कि तेलंगाना का जो स्पीकर है विधानसभा का, उसने 2 बीआरएस की एमएलए, जो भारतीय राष्ट्रीय समिति की एमएलए हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर दिया। तो उसको डिसमिस करने के लिए, उनको आज एमएलए डिसमिस करने के लिए जब बीआरएस ने रिक्वेस्ट किया, वहां स्पीकर उसको डिस्क्वालीफाई करने से मना कर रहा है। भाई ये क्लियर लॉ इज वेरी क्लियर, देयर इज नो इफ एंड बॉट इन दिस। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्शन सिंबल से इलेक्शन जीतते हैं और आप उसके बाद दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं और आप सस्पेंडेड नहीं हैं, सस्पेंडेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू। बट आप सस्पेंडेड नहीं है और ऑटोमेटिकली आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। कोई 6 महीना रुक जाएगी, कोई 7 महीना रुक जाएगी, बट एट द एंड इलेक्शन की लॉज बहुत क्लियर हैं इस देश में। और मुझे लगता है इसके लिए अलग ट्रिब्यूनल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की नॉर्मल हियरिंग में ये नहीं आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को एक ट्रिब्यूनल रखना चाहिए जिसमें रिटायर्ड जज होने चाहिए और इसको फटाफट समाप्त करना चाहिए। 1-1 साल 2-2 साल चलता है, वो अपनी एमएलए लैड फंड को यूज कर रहा है। अब भाई बीजेपी की टिकट से जीता है तो टीएमसी के लोगों के लिए पैसा खर्चा करेगा तो ऑब्वियसली बड़ी दिक्कत है ना। और ये पार्टी हॉफिंग जो होती है, आयरम गैरम की पॉलिटिक्स हरियाणा से शुरू हुआ था और हर स्टेट में होता है। जब जिसको सपोर्ट में आ जाता है वो उसको मजे ले लेते हैं। जैसे कभी बीजेपी की सपोर्ट में हो जाती है, बीजेपी में ज्वाइन कर जाते हैं, बीजेपी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़े लॉयर्स को वहाँ जो है यूज करने लगते हैं। बट 2024 के बाद तो थोड़ा कम हो रहा है बीजेपी में, ऐसा नज़र में आया है। दूसरे पार्टी के लोगों को लेने से ये कतरा रहे हैं क्योंकि उसकी एक डोमिनो इफेक्ट पड़ता है। दो लोग सोचते हैं कि यार किसको वोट दें, इसको वोट देते हैं उधर ज्वाइन कर जाता है, उसको वोट देते हैं इधर ज्वाइन कर जाता है। एक समय उड़ीसा में भी ऐसे ही होता था कि बीजेपी की टिकट से कोई जिला परिषद जीत गया, जीतने के 2-4 दिन बाद ही अपनी पूरी दल बल के साथ बीजेडी ज्वाइन कर गया। आज उल्टा हो रहा है। बीजेडी का जो जिला परिषद है, सरपंच है, जो लोकल बॉडी इलेक्शन में जीतते हैं, वो आजकल बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सत्ता है। एक्चुअली सरपंच नहीं, जिला परिषद, ये कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस पे तो इलेक्शन जीतते नहीं है। बीजेडी जैसे पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है? कुछ नहीं है। कांग्रेस में है तो कोई आइडियोलॉजी समझ सकते हो, लेफ्ट में है तो आइडियोलॉजी है, बीजेपी में है तो आइडियोलॉजी है। अब कई बीआरएस से कोई जीत गया है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है? तृणमूल कांग्रेस में कोई जीत गया है ममता दीदी की पार्टी से, उसकी आइडियोलॉजी क्या है? बम मारना। उन लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, तो वो ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं। और ये तो मुकुल रॉय तो बहुत परिपक्व नेता है। एक समय राइट हैंड मैन होते थे ममता बनर्जी की, फिर राइट हैंड मैन बन गए अमित शाह की। अब पता नहीं किसकी राइट और लेफ्ट है आजकल, परंतु उनकी सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए। इसमें कोई सवाल या निशान नहीं है, क्लियर है। इस तरीके की कोई भी हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, जो पॉलिटिकल पार्टी 5 साल के बीच में चेंज करता है उसकी सदस्यता को रद्द कर दीजिए। और ऐसा भी लॉ लाना चाहिए आगे जाके, इनको 6-10 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से भी मना करवा दीजिए। ये क्या है? आप पहले से मन मस्तिष्क तैयार कर लो किस पार्टी की प्रतिनिधित्व करोगे, बीच में क्या बदल जाना है, इंसान हो कि क्या। और दूसरे एक ऑर्डर में जो यशवंत वर्मा थे, जिनके घर पैसा मिला था बहुत दिल्ली में, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमें जजशिप पे हटाने के लिए जो लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसीडिंग चल रहा है उसको स्टॉप करना चाहिए। उनके लिए केस कौन लड़ रहे थे? अभिषेक मनु सिंह भी लड़ रहे थे, कपिल सिब्बल लड़ रहे थे, सारे बड़े बड़े लॉयर लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कल बोला, भाई साहब आप हो जज, आपके घर पर मिला है पैसा, और ये जो चाहेगा लोकसभा और राज्यसभा में ये अधिकार है, किसी भी जज को वो हटा सकते हैं, इम्पीच कर सकते हैं। दे हैव दैट राइट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता।
बड़ी क्लियर है ये बातें, 2 महीने पहले बोल देना चाहिए, अभी तक इम्पीच हो चुके होते। मुझे पता नहीं क्यों इस तरीके की मैटर जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड तर्ज पे है, कोई कल लॉ स्कूल में 2 दिन क्लास किया है वो भी बता देगा ये बात। सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं इतनी टाइम क्यों लगता है ये चीजें बोलने में, कि आप किसी एमएलए को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि उसकी वकील बहुत बड़ा है। अरे पहले दिन प्रोसीडिंग में खत्म कराओ ना कि आपने पार्टी चेंज किया है, हाँ चेंज किया है, क्यों चेंज किया है, नहीं मेरे को खुश मन आनंद नहीं आया पार्टी में। का आनंद रहने के लिए पॉलिटिक्स में आया हो क्या? मेंबरशिप उसी दिन उसको डिसमिस कर दो कि अगली बार कोई डरे, कहां पर जाए एक बार रू कि मैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज्वाइन करूं। कल अपना स्टार्टअप इंडिया का 10 साल पूरा हो गया था। प्रधानमंत्री जी ने कल भाषण भी दी, उनका जो एक क्या कहते हैं उसको कॉन्फ्रेंस बुलाया था। उन्होंने ये बोला कि 2025 में 44,000 न्यू स्टार्टअप्स आए हैं। अब उसमें कल मैंने कोई ये देखा, रिपोर्ट देखा कि उनमें से कितना फेक हैं, ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी कितना काम किया है, ये सब स्टडी करने की ज़रूरत है। 2025 इकोनॉमिकली बहुत ख़राब साल था हमारे लिए, क्योंकि टैरिफ लग गए, बहुत डिस्टर्बेंसेस रही, गाजा इजराइल की जंग चल रही थी, उससे तो इकोनॉमिकली ज़्यादा फर्क नहीं पड़ी, परंतु वहाँ अपने रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही थी तो नेचुरल गैस की रेट बढ़ गई। उसमें भी 44,000 स्टार्टअप्स ज्वाइन किए हैं, ऐसा स्टैटिस्टिक्स प्रधानमंत्री जी ने बोला। प्रधानमंत्री जी ने बोला तो ओबियसली ये बैक्ड ऑफ डाटा होगी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बोला है इंडिया और ईयू यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड डील है दैट इज मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, बहुत बड़ा ट्रेड डील होने वाली है। ये हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं, पीयूष गोयल जी 2 साल से यही बोलते हैं, अभी तक कुछ होके दे नहीं रहा इनसे। अभी देखते हैं, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये अपनी व्यू नहीं है, ये 2 साल से लगातार बोल रहे हैं कि ईयू के साथ हमारी बहुत बड़ी एक ट्रेड डील साइन होगी। एफटीए बहुत कम आ रही है, यूरोप से पैसे आते ही नहीं भारत में। आप पाउंड की और इंडियन करेंसी को कंपेयर कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितने बिजनेस हम करते हैं। जब हम नॉर्मली बिजनेस किसी देश के साथ ज़्यादा करते हैं, करेंसी इक्विवेलेंट होने लगता है। 1947 में देश जब आज़ाद हुआ तब हमारी और डॉलर $1 थी, और आज 85-87 रुपीज़ हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो बिजनेस है हम ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा। ये किसी एक दिन और डिस्कस करेंगे। सोशल और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर एक न्यूज़ आई है। इन झारखंड सिंगल टस्कर ऑन रैम्पेज हैज किल्ड 20 पीपल इन कोल्हाना फॉरेस्ट एरिया। वो जो टस्कर्स होते हैं, सिंगल टस्कर्स, वो बाहर निकल आ रहे हैं, उनकी जंगल काट ही रहे हैं हम। झारखंड में तो लगातार जंगल की जो परिसीमा है वो घटती जा रही है। आपको ऐसी महसूस नहीं होगी क्योंकि वो मोस्टली फॉरेस्ट एरिया है, ट्राइबल एरिया है, परंतु बहुत पेड़ काटे जा रहे हैं तो उनके घर टूट रही है तो बाहर आ रहे हैं, तो रेलवे ट्रैक में चले जाते हैं। मुर्शिदाबाद में वायलेंस इरप्टेड इन मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल ओवर द डेथ ऑफ ए माइग्रेंट वर्कर ऑफ झारखंड। झारखंड की एक माइग्रेंट वर्कर मारा पाया गया, तो उसके साथियों ने वहाँ रेलवे ट्रैक और हाईवे पे प्रोटेस्ट किया। ये पूरे देश में इस तरीके से हो रही है। 5 स्टूडेंट्स आर बुक्ड एंड एक्सपेल्ड फॉर अलेग्ड असॉल्टिंग असामीज स्टूडेंट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में जो नॉर्थ ईस्ट की स्टूडेंट है, आसाम की स्टूडेंट, उसको लोगों ने असल्ट किया तो उनको अरेस्ट करके एक्सपेल किया गया। क्यों इस तरीके से हो रहा है उसकी एक पैटर्न आप देखेंगे। जब नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टेट में इलेक्शन होने वाले होगी ना, इस तरीके की न्यूज़ आपको सुनाई देगी। ये आप अपने हिसाब से स्टडी करिएगा। आसाम सबसे बड़ा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का और पॉलिटिकली चार्ज्ड है। हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, वो मुसलमान विरोधी बातें करते हैं। उन्होंने रिसेंटली कहा है कि 22 जगह तो मैं इलेक्शन कैंडिडेट ही नहीं दूंगा क्योंकि वहाँ मुसलमान बाहुल्य है, मेरी कैंडिडेट जीत ही नहीं सकता, मैं क्यों दूँ कैंडिडेट। इस प्रकार की सीधी बात करने वाले व्यक्ति हैं वो। पहले कांग्रेस में थे तब यही मुसलमान उनको वोट देता था और ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते थे। आजकल वो मुसलमान की वोट नहीं चाहिए क्योंकि वो बीजेपी में है। तो इस तरीके की घटना तभी आपको नज़र में आएगी। अभी रिसेंटली आपने देहरादून में सुना होगा, एक बच्चे को मार दिया। अभी मध्य प्रदेश से ये खबर आ रहा है। मध्य प्रदेश वगैरह में स्टेट में एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट की लोगों को लेके कोई बहुत ज़्यादा क्षोभ है ऐसा नहीं है। मोमोज तो इन्हीं से ही खाते हैं ये लोग, दिल्ली में भी नहीं है। बट ये छोटी मोटी घटनाएं हर जगह होती है। चिंकी बुला देना, इस तरीके की अब्यूजिव वर्ड यूज करना, वो लगातार साल भर होता है। परंतु जब इलेक्शन किसी स्टेट में, अभी आसाम में इलेक्शंस हैं, तो आसाम में इलेक्शंस हैं तो इस तरीके की न्यूज़ को ज़्यादा हाइप किया जाएगा कि देखिए सरकार मध्य प्रदेश में किसका है, देहरादून मतलब उत्तराखंड में किसकी सरकार है, और देखिए आपकी बच्चों को इस प्रकार से करा जा रहा है। ये मुझे लगता है एक प्रोपागेंडा के तरीके से चलता है, बट पूरा देश में होता है। और
कौन कैसा दिखता है उसकी उससे सिटीजनशिप तय होगा क्या? कौन नेपाल का है, कौन नॉर्थ ईस्ट का है, कौन वेस्ट बंगाल का है, वो इससे तय थोड़ी होगा कि वो कैसा दिखता है। कोई किसी को नेपाली बोल देता है, नॉर्मली बोलते हैं, मजाक में बोलते हैं, वो हंसता है, ये हंसते हैं, फिर बाद में ये इशू इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। लोगों को अभी भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में समझाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री बार बार जाते हैं नॉर्थ ईस्ट। अब मुझे नहीं पता कि लोगों के माइंड में कब है। हम जब शुरू में दिल्ली आए थे, ये मेरी अनुभव में आया कि उनको एक अलग नज़रिया से देखते थे। बट आज मुझे दिल्ली 10 साल के बाद, में जब दिल्ली में घूमता हूँ 10-12 साल के बाद, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेके उस प्रकार की कोई फीलिंग्स है ये मैं महसूस नहीं करता। और स्पेसिफिकली आसामीज लोगों के प्रति कोई इस तरह की विद्वेष है ऑन द स्ट्रीट और उनको कोई हेट कर रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। ना बेंगलुरु में लगता था, मैं बेंगलुरु में शुरुआत समय पर रहा हूँ, कटक भुवनेश्वर में भी रहे हैं, आजकल हर जगह हमारी जो कीट यूनिवर्सिटी है वहाँ तो बहुत नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पढ़ते हैं। कभी इस तरीके की नहीं है। मुझे लगता है कि एक जो मैस्कुलिनिटी आ गई है कि हम जो हैं हरियाणा के छोरे हैं, हम वेस्टर्न यूपी के छोरे हैं और हमें तो ये सब नेपाली लगते हैं, ये लड़कियां लगती हैं, इस तरीके की एक फीलिंग्स कुछ 2019 के बाद से जन्म लिया है, ऐसा मुझे महसूस में आता है। इसको बंद करना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए, सीधी एक्शंस होनी चाहिए। एक्चुअली दिल्ली में तो नॉर्थ ईस्ट की लोगों के लिए एक स्पेशल विंग भी है, अपनी नानकपुरा में उसकी ऑफिस है। इस तरीके के ऑफिस हर जगह होने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेपरेटिस्ट की मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा है। इनको लगता है हम चाइना में मिल जाएंगे, ये चाइनीज जैसे दिखते हैं। चाइनीज जैसे कौन नहीं दिखता? मैं ये नहीं समझ पाता हूँ क्यों ये लॉजिक लगाई जाती है, बट लॉजिक लगाई जाती है। ये हम स्ट्रीट में देखते हैं। दिल्ली में कम हो गई है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की बहुत अच्छी पॉपुलेशन दिल्ली आ गई, और वो लोग भी थोड़ा गलत करते हैं। वहाँ एक्चुअली क्या है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन हो जाती है। वो ओपनली, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा ओपन मेंटालिटी है, वहाँ महिला प्रधान समाज है, तो पब्लिकली लोगों को किस करना, हक करना वहाँ अलाउड है। नॉर्थ ईस्ट में एक तरीके से अलाउड किया, लोग एक्सेप्ट कर लें। वो अब दिल्ली में आप करोगे तो उसको थोड़ा एक्सेप्टेंस की नज़र से नहीं देखा जाता। लोग वहाँ आपके ऊपर धब्बा लगा देते हैं कि ये इस प्रकार का व्यक्ति है, इस प्रकार का मेंटालिटी के लोग हैं। अब ये चीज़ उनको भी थोड़ा देखना चाहिए। जिस समाज में हम रहेंगे उसी समाज के हिसाब से चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ठीक है कि ये ठीक है, दोनों ठीक, दोनों को गलत बोल रहा हूँ मैं। परंतु क्या है कि अपने को प्रोटेक्ट भी करके रखना चाहिए। जो कुरीति है उससे दूर तो सबको जाना चाहिए, वो कोई भी हो। इंटरनेशनल न्यूज़ में तो मिडिल ईस्ट में जो अपना ईरान में अभी शांति है, ये एक थोड़ा अनकंफर्टेबल पीस है कह सकते हैं। बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट ट्रंप ने दिया। ट्रंप जितना बेवकूफ़ दिखते हैं उतना है नहीं, उस स्टेटमेंट से पता लगता है। किसी ने कहा, उनसे सवाल पूछा, वो तो आजकल बहुत मीडिया से बात करते हैं, चलते फिरते बात कर लेते हैं, तो वहाँ एक लोगों ने, किसी ने पूछा कि आप ईरान पे अटैक क्यों नहीं करते? वो बोला, आपने एक देश की नाम सुना है? जर्नलिस्ट ने पूछा, कौन सा? ना इराक। ना इराक, हमने ऐसे ही अटैक कर दिया था। क्या हुआ इराक का? इराक तबाह हो गया। मैं ईरान को तबाह नहीं करना चाहता हूँ। मैंने उनको फ़ोन करके बोला था कि आप लोगों को मारिए मत जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्हें रोक दी, मैं क्यों अटैक करूँ? तो मतलब ये दिस इज़ अ गुड थिंग कि वो वेनेजुएला में जिस तरीके की एक्शन किए हैं, उसके बाद अपने आप को रोक के रखना। देखो, सुपर पावर आर सुपर पावर बिकॉज दे कैन कंट्रोल देयर एक्शंस। ये एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट से कि नहीं 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 हमारे पास पावर है तो हम अटैक कर दें। अटैक किस पे कर दोगे आप? ईरान इज़ नॉट खमेनी, ईरान इज़ नॉट द रिजीम, इज मतलब वहाँ पे जो राजा है उसके ऊपर नहीं है। देश तो लोगों से बनता है, और एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट वहाँ है। 90% लोग आपको अमेरिका के खिलाफ ही मिलेंगे। ये बात अमेरिका को भी समझना चाहिए। मिडिल ईस्ट में, दुबई में, सऊदी अरब में आप पूछ लीजिए लोगों से, कोई सर्वे कर लीजिए, अमेरिका के खिलाफ व्यूज़ हैं। अमेरिका को ऐसा कोई लगता है कि वहाँ के राजा डोनाल्ड ट्रंप को गले लग जाता है तो लोग प्यार करते हैं? कुछ नहीं होता। अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैंडशेक कर देगा तो इंडिया के लोग क्या बदल जाएंगे 15 मिनट में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने हैंडशेक कर दिया? ऐसा नहीं होता। और अटैक्स तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। गाजा का पीस प्लान, ये भी देखिए, अमेरिका की अपनी सुप्रीमेसी है, हेजेमनी है उनकी। उन्होंने एक कमेटी बना दी, पीस कमेटी। उस पीस कमेटी में ना पैलेस्टाइन का कोई है ना इजराइल का कोई है। उसमें कौन है? उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो हैं। और कौन है? टोनी ब्लेयर है, जो सारे जगह मिडिल ईस्ट में जितनी जंग हो रहा है सबसे पहला आदमी वही है। मैं टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट में कुछ दिन काम किया हूँ। वो टोनी ब्लेयर जो है वो खुद वार को प्रमोट करते हैं, और उनकी जो एनजीओ है, एक तरीके से एनजीओ तो नहीं, वो फाउंडेशन है उनकी,
वो फाउंडेशन क्या करता है, जहाँ वार में जो नुकसान होता है उनको खाना पीना पहुंचाने का काम करता है। मतलब वो यही है, जिनकी कैंसर की हॉस्पिटल है उन्हीं की ही सिगरेट की दुकान, मतलब सिगरेट की कंपनी है, वो वही वाली बात है। वही ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन है, वो मोटा मोटा बिजनेसमैन की एक कमेटी बना दिया है कि जो पीस करेंगे गाजा में। ऐसा तो रूमर्स ये है कि वहां एक ट्रम्प टावर भी, गाजा में एक ट्रम्प टावर बनेगा। यूएस लॉ मेकर्स कोपेनहेगन पहुंच गए हैं, उनकी कांग्रेस के लोग डेनमार्क पहुंच गए, क्योंकि ग्रीनलैंड को कब्जा करना चाहते हैं ट्रम्प अब आजकल इंटरनेशनल न्यूज में वही छाए हुए हैं। वहाँ जो वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर है उनको नोबेल प्राइज मिली थी, कल वो नोबेल प्राइज को सजा के वो ट्रम्प को दे आए। मतलब इनडायरेक्टली ट्रम्प अब नोबेल प्राइज, पीस प्राइज विनर है। मतलब वो खुश अपने वीडियो डलवा दिया उन्होंने। वो मतलब मोटा मोटा वही ऑपोजिशन लीडर चाहते हैं कि आगामी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प उनको ही घोषित करें वेनेजुएला में। ऐसे तो ट्रम्प ने अपनी एक ट्रूथ करके सोशल मीडिया चलाते हैं, उसमें लिख दिया है कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प है। मतलब वो ग्रीनलैंड की भी प्रेसिडेंट हैं और अमेरिका की भी प्रेसिडेंट हैं और वेनेजुएला की भी प्रेसिडेंट है। अब आसपास जो मेक्सिको बच्चा है उसका भी उनको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनी जाना चाहिए। नेपाल में इलेक्शन कमीशन ने थापा फ्रैक्शन ऑफ द लेजिटिमेट नेपाली कांग्रेस को अपनी पॉलिटिकल पार्टी घोषित कर दिया है। सऊदी अरब इज वेरी ऑफ यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान के ऊपर स्ट्राइक होने वाली है ऐसा लगता है दूर से। तो सऊदी अरब इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता में है। उनको कोई सी जंग में पार्टिसिपेट नहीं करना होता सऊदी अरब को। सऊदी अरब की एक्चुअली आर्मी नहीं है, वो यूनाइटेड स्टेट्स को पैसे देते हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं और वो इस चिंता में है कि उनकी आर्मी ईरान पे अटैक ना कर दे। ईरान और सऊदी अरब सदैव आपस में विरोध में है, ये सिया और सुन्नी की लड़ाई है उनकी। सऊदी अरब में एक्चुअली जो कहते हैं कि मोहम्मद की जन्म स्थान है वहाँ, उस पर एक बार ईरान ने अटैक कर दी थी, तो वो गुस्सा पुरानी है उनकी। परंतु ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ओसामा बिन लादेन से लेके सब लोग ये ईरान या इराक से नहीं आए थे। जो टेररिज्म करने के लिए जो 9/11 अटैक हुआ, दुनिया की सबसे बड़ा अटैक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ, वो एक्चुअली टारगेट उनकी पेंटागन थी, वो कोई इराक या ईरान से नहीं गया था। वो ओसामा बिन लादेन जिसने प्लान करा था ये सब कुछ, वो सऊदी अरब का था। तो सऊदी अरब अपने हाथ से धूल तो झाड़ ही सकता है, परंतु इस बार अभी उन्होंने कोशिश किया है। परंतु आप देखो इंडियन, उस समय इंडिया से जो लोग सब भाग कर गए थे, दाऊद इब्राहिम से लेके सब लोग, वो कहाँ रुके थे जाके, मिडिल ईस्ट में रुके थे और किसकी पेट्रोनेज में रुके थे। ये भी अपने आप स्टडी करने की विषय है कि क्यों ईरान नहीं जाते, इराक नहीं जाते। ईरान में तो हमारी एक समय पे बड़ा अच्छा बिजनेस होती थी। गोपीचांद फैमिली जो है उनकी अभी भी बिजनेस है, जो इंडस लैंड बैंक जिनकी है, अशोक लेलैंड जिनकी है, हिंदुजा ग्रुप का बड़ा बिजनेस थी इराक ईरान में। इराक का जो वो क्या नाम उसका मैं भूल गया, सद्दाम हुसैन वॉज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। वो तो बहुत प्यार करता था इंडिया, कश्मीर में आके घूम के जाता था। परंतु वो अमेरिका ने उसको एक दिन हटा दिया, इराक तबाह हो गया। उसके बाद इस्लामिक स्टेट बन गया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया बन गया। उसका क्या हुआ वो भी स्टडी करना चाहिए। क्रिकेट में कल आरसीबी वुमेन्स टीम ने जीत हासिल करी है गुजरात जायंट्स के खिलाफ। आजकल WPL का बहुत चर्चा चल रही है क्योंकि वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीता है अभी। टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होगा, उसमें कार्लोस अल्कोज, स्वास्तिक, ये सब चांस हैं उनको कैरियर ग्रैंड स्लैम कंप्लीट करने के लिए। और उनकी जो कोच हैं अल्कराज की जीतने की ज़्यादा चांसेस है इसको। उसकी कोच के भीतर उनका ब्रेकअप कहते हैं ना, वो हो गया है, वो उनको कोचिंग नहीं करेंगे। वो बहुत फेमस कोच है जुआन कार्लोस, वो उनको कोचिंग नहीं करेंगे। इस तरीके की न्यूज़ आई है। आज के लिए यही न्यूज़ अपडेट्स हैं हमारे पास, और पॉलिटिकल न्यूज़ अपडेट्स तो आपको पहले ही हम दे चुके हैं। और आज हम बुक फेयर भी जाएंगे प्रगति मैदान में, और कल भी जाएंगे, तो आप उसकी अपडेट्स के लिए इस न्यूज़ में बने रहें। धन्यवाद।